सहकारिता से अभिप्राय सह और कार्य से है, अर्थात मिलकर कार्य करने से है। शाब्दिक दृष्टि से सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है। सहकारिता के अंतर्गत दो या दो से अधिक साथी मिलकर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता जरूर होती है। एक दूसरे को सहयोग करने से ही सहकारिता का जन्म होता है। सहकारिता का आशय निर्बल, अशक्त और निर्धन लोगों को परस्पर सहयोग है, ताकि वे उन लोगों को प्राप्त कर सके जो शक्तिशाली एवं धनी लोगों को उपलब्ध है। सहकारी समिति एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था होती है जिसमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है। समिति के सभी सदस्यों के समान अधिकार और समान उत्तरदायित्व होते हैं। श्रीमती मंचा सेन, श्रीमती अरुणा कुमारी जी, डायरेक्टर मेस्टेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड सोशल वर्क, डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह जी, मैनेजमेंट ग्रुप, डॉक्टर रवि आर कुमार जी, CEO नवोदय पल्स, मिस्टर उत्पल मित्रा जी, मैनेजमेंट ग्रुप, मिस्टर मनोज दुबे जी, MD डिलाइट ऑटोमैक प्राइवेट लिमिटेड, श्री चंद्रभूषण सिंह जी, मेंबर इंडिया एडवाइजरी बोर्ड, DDP मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, GOI। सारंगी साहब चले गए। सभी अन्य उपस्थित डिग्निटरीज, सामने उपस्थित पत्रकार जगत से, बुद्धिजीवी जगत से और सभी हमारे भाइयों बहनों, मेरे से पूर्व काफ़ी विस्तार से सभी वक्ताओं ने कोऑपरेटिव के बारे में, सहकारिता के बारे में बताया। हम में से कितने लोगों ने सहकारिता को जिया है? जिन लोगों ने सहकारिता को जिया है वो सहकारिता का सही में अर्थ समझ सकते हैं। हमने सहकारिता को जिया है क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम 10 बच्चे अपने अपने घर से पैसा इकट्ठा करके एक लैंप लेके आते थे और बीच में लैंप को रख के चारों तरफ बैठ के पढ़ते थे। वो सहकारिता थी। हमने उस सहकारिता को जिया है। मैं गांव में पैदा हुआ। खेती मेरे पिताजी करते थे। आजकल शुगर मिल आ गई। कोल्हू चलते थे गांव में जो गुड़ बनाते थे। 20 किसान मिलके एक कोल्हू लगाते थे और आपस में जितना जिसका गन्ना होता था वो लिखवा देता था कि मेरा 2 एकड़ गन्ना है, मेरा 4 एकड़ गन्ना है, मेरा 8 एकड़ है, मेरा 1 एकड़ है। तो 1 एकड़ वाला 1 ड्रम रोजाना भरता था, 2 एकड़ वाला 2 ड्रम रोजाना रस के भरता था, 4 एकड़ वाला 4 ड्रम रोजाना, क्योंकि बराबर खत्म भी तो बराबर होना है, अगली फसल की बिजाई करनी है। और अगर 1 एकड़ वाले ने 20 दिन तक 20 ड्रम डाले तो उसका 1 दिन में हिस्सा आ गया। 20 ड्रम उसके 1 दिन में एक बारी आ गई और 20 ड्रम उसके हिस्से में आ गए और सबका गन्ना का रस मिलके और गुड़ पक के सबको बराबर बट गया। इससे बड़ा कोऑपरेटिव का कोई सिस्टम हो नहीं सकता। किसी का कच्चा है, किसी का पक्का है, गन्ना किसी का थोड़ा बहुत खराब है, किसी का अच्छा है, सबका आपस में रस मिलके और इकट्ठी पकाई होके और बारी बट जाती और वो सब का सब काम चल जाता। गांव में इससे बड़ा कोई कोऑपरेटिव सिस्टम हो नहीं सकता। हमने सहकारिता को जिया है। मैं वो बात कुछ एग्जांपल दूंगा। आजकल तो सारा सिस्टम सब कुछ बदल गया। जब शादी के लिए पंडित को बुलाते थे, वो गांव की भाषा में कहते कि आज विवाह लिखवाना है, शादी गुड़वाणी है, विवाह लिखवाना है। तो बोलता था कि कन्या के 7 बान है और वर के जो है ना 5 है। तो कन्या को 7 दिन तक अपने जो परिवार के घर हैं उनमें उसका खाना होता सारे परिवार का, और वहीं पर उसका नहलाया धुलाया जाता और हल्दी और तेल
और उसमें बेसन मिला के एक उपटन तैयार किया जाता था। उसके चेहरे पर, हाथों पर, पांव पर सभी चाची ताई सहेलियां मसल के उसको अच्छी तरह से, और उसी घर में उसका खाना पीना होता था। तो 7 दिन में कन्या का रूप बदल जाता था, और वो रूप सदा जब तक वो जिंदा रहती तब तक रहता था। क्यों? बाद में वो घूंघट में आ जाती, गर्दा वगैरह धूल वगैरह लगती नहीं थी। तो वो 7 दिन 9 दिन का जो उसका बांध था, जो परिवारों में जाके उसको खुराक खिलाई जाती, उसको नहलाया जाता है, उपटन लगाया जाता, वो रूप बरकरार रहता था। आज शाम को ब्यूटी पार्लर से दुल्हन आती है तो सुबह पहचान में नहीं आती नहाने के बाद ये कौन है, ये वही है या कोई बदल गई है। कोऑपरेटिव को कितना फायदा था, कोई पैसा नहीं लगता था। आज तो पता नहीं ब्यूटी पार्लर वाले कितना पैसा लग लेते हैं। हमारी तो शादी में इतना पैसा नहीं लगा था, इतना तो वो फोटोग्राफर ले जाते हैं। कोऑपरेटिव हमारे संस्कारों में था। गांव में आपस में एक दूसरे के, हरियाणवी भाषा में उनको निधारी बोलते हैं, नौता निधार जिनके पास होता था, कि गांव में 100 घर ऐसे हैं जो मेरे निधारी हैं। उनके यहां शादी होगी, मैं जाऊंगा और नौता डालूंगा। 10 रुपए मैंने दे दिए उसको, उसने बही में दर्ज कर लिए कि मैंने उसको 10 रुपए दे दिए। जब मेरे घर में शादी होगी तो वो 100 के 100 मैं उनको न्योतूंगा, उनको बुलाऊंगा, और जितना मैंने उनको दे रखा है वो चुका के, और आगे 10, 20, 30, 50, 100 जिस जैसी उसकी हैसियत है वो चालू कर देगा। तो मुझे चिंता नहीं थी कि शादी में क्या खर्च होगा। मुझे पता था इतने मेरे निधारी हैं, मैंने इतना न्योता डाल रखा है, वो मेरा वापस आएगा, वो मेरा एफडी जमा है, और बाकी का वो और भी डालेंगे, और बाकी चाची ताई कपड़े दे देंगे, भात भर देंगे, अब काम चल जाएगा, टेंशन खलास। चाहे 10 लड़कियां होती कोई चिंता नहीं। आज एक लड़की होती है, उसका 1 इंच कद बढ़ता है तो मां बाप की 10% शुगर बढ़ जाती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। कोऑपरेटिव का फायदा था कितना, हमने वो सारा जीवन जिया है खुद। इसीलिए किसी को ना ब्लड प्रेशर था, ना कोई डायबिटीज थी। हम तो जब कोल्लू में गरम गरम गुड़ निकलता था तो इतना गुड़ हर बारी के साथ खा लेते थे, पता नहीं दिन में 1 किलो खा लिया, 2 किलो खा लिया, ना कोई दस्त लगते थे, ना कोई शुगर होती थी। आजकल तो सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, उस समय नहीं होता था, पूरा ऑर्गेनिक था। एक किसान के पास अगर 1 बैल होता तो वो एक आदमी को अपना साझी बना लेता था कि तेरे खेत में बाई का सिस्टम आया तो मैं मेरा बैल ले जाना, और अगर मेरे खेत में बुआई होगी तो मैं तेरा ले जाऊंगा। दोनों एक एक बैल से काम चला के खेती कर लेते थे। ये कोऑपरेटिव था। आज हर चीज अलग अलग है, और हमने तो यहां तक भी अपना जीवन जिया है कि किसी एक के पास अच्छे कपड़े हैं, भाई मैंने भी कल रिश्तेदारी में जाना है, तेरा कुर्ता दे देना। एक कुर्ते से 10 आदमी रिश्तेदारियों में चले जाते थे। आज बच्चा एक है, ड्रेस 50। हमने वो जीवन जिया है, क्योंकि 2 साल बाद दूसरा बच्चा मां को हो ही जाता था। एक के कपड़े छोटे आ जाते, दूसरे के काम आ जाते थे, वो खराब नहीं होते थे, वेस्ट नहीं होते थे। अब बच्चा एक पैदा करते हैं, ड्रेस 50 खरीदते हैं। हमारी तो माताओं के 10-10 बच्चे थे, एक दूसरे की ड्रेस काम आती रहती थी। वो कोऑपरेटिव था सब कुछ। आज जो 10 बच्चों की परवरिश कर सकता है वो एक बच्चा पैदा करता है, जो एक की भी नहीं कर सकता वो 10 करता है। उल्टा काम। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है
वो समाज शासित नहीं, वो सत्ता केंद्रित है। ये बहुत बड़ा कारण है। पहले किसान के खेत से अनाज निकलता खलिहान से, तो वहीं से उसका बंटवारा हो जाता था। ये लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई का हिस्सा है, ये लोहे के काम करने वाले लोहार का हिस्सा है, ये मेरे जूते संवारने वाले मेरे चमार का हिस्सा है, ये मेरे सफाई का काम करने वाले वाल्मीकि का हिस्सा है, ये मेरे कटिंग करने वाले दाढ़ी मूछ बनाने वाले नाई का हिस्सा है, ये गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा देने वाले कुम्हार का हिस्सा है। सबका हिस्सा निकाल के जो बाकी बच जाता वो किसान के घर में जाता। इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में? समाज द्वारा शासित स्वायत्त अर्थव्यवस्था। गौरी आए, गजनी आए, अब्दाली आए, हूण आए, कुषाण आए, पठान आए, अरबों खरबों की दौलत लूट के ले जाते रहे इस देश से, फिर भी देश में भूखमरी नहीं हुई, कोई भूखा नहीं मरा, क्योंकि समाज सारी अर्थव्यवस्था का शासन करता था। आज सत्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पीडीएस से पता है कि मेरा राशन कार्ड है, 2 किलो गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, 12 रुपये किलो दाल मिल जाएगी, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल मिल जाएगा, अब उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। मजदूर को भी निकम्मा बना दिया इस व्यवस्था ने, कोई काम नहीं करता है। इतनी बड़ी मैन पावर है देश में, लेकिन आप मजदूर ढूंढो, मिलेगा नहीं। उसको पता है फ्री का राशन मिल जाएगा, क्या जरूरत है काम करने की। लंबे समय से देश में ऐसी व्यवस्था चली, उसने कोऑपरेटिव सिस्टम को तोड़ दिया। एक वोट बैंक बनाने के लिए उनको निर्भर कर दिया। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि लड़की की शादी की कोई चिंता नहीं थी, चाहे गरीब था अमीर था, सबके अपने परिवार थे, उनसे उसका अपना आप एफडी होती रहती थी। अब लंबे समय से सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की कि तुम्हें 2 रुपये किलो चावल दे देंगे, 3 रुपये किलो गेहूं दे देंगे, 12 रुपये किलो दाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे, लड़की की शादी होगी तो कन्यादान की राशि दे देंगे, बच्चा पढ़ने जाएगा तो दोपहर का भोजन दे देंगे। फिर उसमें कोऑपरेटिव की जरूरत क्या है? ये सत्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था है, और इसी ने समाज के ढांचे को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब आदमी देखता है कि कौन सी सरकार में मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, सामाजिक व्यवस्था की उसकी कोई चिंता नहीं। इसीलिए जो मुफ्त का जो राशन बांटने के वायदे करते हैं, किसी का भी जिक्र कर लो, या दिल्ली में मुफ्त का राशन बांटने को लेकर सरकार बनी, पंजाब में बढ़ गई अब, लेकिन उसका अंतिम नतीजा क्या होगा? वो श्रीलंका वाला होगा। सरकारें कब तक मुफ्त का राशन देंगे किसी को, अगर आदमी अपने हाथ से काम नहीं करेगा? जो चिंता समाज को करनी चाहिए वो चिंता सरकार कर रही है, और जो चिंता सरकार को करनी चाहिए वो चिंता समाज कर रहा है। अगर कोई किसी की बहू बेटी के ऊपर आंख उठा देता तो समाज अपने आप निमट लेता था। मैंने देखा है वो जमाना, मैंने अच्छी तरह से, मैंने कहा मैंने कोऑपरेटिव का जीवन जिया है। गांव में कार्तिक स्नान, जब कार्तिक का महीना लगता तो लड़कियां इकट्ठी होकर सुबह सुबह 4 बजे, थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती थी, तालाबों में स्नान करने जाती थी। कार्तिक स्नान उसको बोलते थे। सारे तालाब स्वच्छ थे, क्योंकि समाज ने अपनी मर्यादाएं बनाई हुई थी। तालाब का जो चारों तरफ का कैचमेंट एरिया था, उतने एरिया के अंदर कोई आदमी सोच के लिए नहीं जाता था, ये मर्यादा थी। आज सरकार ने सबमर्सिबल बांट दिए, मुफ्त के बिजली के कुंडी कनेक्शन लगा लिए। जब बिजली आती है सबमर्सिबल चल पड़ता है। पहले अपना घर का आंगन धो, फिर भैंस नवाओ, फिर कपड़े धो, फिर खुला छोड़ दो। आज सारे तालाब ओवरफ्लो हैं, सारे देश के तालाब गंदे हैं आज। इसलिए प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, अमृत सरोवर योजना चलानी पड़ी है। किसी भी तालाब का पानी स्वच्छ नहीं है। पहले जब ये दिन आते थे, जो आज गर्मी के दिन है, हर गांव का तालाब सूख जाता था। सरकार कोई मनरेगा नरेगा का कोई सिस्टम नहीं था।
सब लोग अपना कोऑपरेटिव सिस्टम था कि तेरे परिवार में इतने व्यक्ति हैं तो इतने एरिया का तालाब तेनों खुदाई करनी है, और वो स्वेच्छा से जाके अपने अपने एरिया की खुदाई करके मिट्टी निकाल के और कहता था गांव के मुखिया को कि मेरी मपाई कर लो, मैंने अपना काम कर दिया। आज नरेगा और मनरेगा के इंतजार करते हैं, पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, लोग स्वयं करते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर ट्रांसफॉर्म इंडिया की जो थ्रू कोऑपरेटिवनेस जो बात कर रहे हैं, हमें फॉरवर्ड की बजाय थोड़ा सा बैकवर्ड होना पड़ेगा। आज ज्यादा फॉरवर्डनेस आ गई, सारा सहकारिता का सारा ढांचा हमने तोड़ दिया है। आज पर्यावरण की समस्या है। पहले गांव में कोई भी घर का बुजुर्ग गुजर जाता तो दाह संस्कार के बाद उसी दिन उसकी याद में गांव में तालाब के किनारे थोड़ा सा हटके एक त्रिवेणी लगा देते, एक बड़, एक पीपल, एक नीम, और उसकी सेवा अपने बुजुर्ग की तरह ही करते, अपने माँ बाप की तरह ही करते। और बताते थे लोग, ये मेरे दादा का देहांत हुआ उस समय हमने ये वृक्ष लगाया था, ये 200 साल पुराना है। ये मेरे परदादा का देहांत हुआ उस समय हमने बड़ लगाया था, ये 300 साल पुराना है। और सबसे ऊंची टहनी के ऊपर गिद्ध और चील अपना घोंसला बनाते थे। एक अगर कोई झोटा या खागड़ जिसको बोलते हैं, नंदी जिसको बोल देते हैं, अगर कोई मर जाता तो 100 गिद्ध आते और 1 घंटे में उसका मांस साफ कर देते। अस्थि पिंजर रह जाता, वो आगे प्रोसेसिंग के लिए हड्डियां बिक जाती, चली जाती, चमड़े वाला चमड़ा उठा ले जाता। आज एक कुत्ता भी मर जाता है, वो 1 हफ्ते तक सड़ता रहता है, क्योंकि चिल और गिद्ध गए। हमने वृक्ष लगाने छोड़ दिए तो चिल और गिद्ध कहां बैठे, फिर अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। हमने उनका आशियाना छीन लिया तो वो भी चले गए, माइग्रेट कर गए। आज हम पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे हैं।